हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग मैथ नहीं पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 11 का अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। अकाउंटेंसी का एग्जाम आप लोग का 20 तारीख को है, तो उसमें एक चैप्टर आ रहा है डेप्रिसिएशन। तो आप लोग में से बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि डेप्रिसिएशन का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो मैंने इस बारे में सोचा और मैं आपको आज थ्योरी और न्यूमेरिकल सब जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सब मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप ये चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में 40 में से 18 मार्क्स डेप्रिसिएशन से ला सकते हैं। ठीक है, कैसे ला सकते हैं? मान लीजिए कि आप लोग जो एग्जाम है उसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी तीनों में से एक एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। ठीक है, तीनों में एक एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब ये आ गया 2 मार्क्स का, ये आ गया 3 मार्क्स का और ये आ गया 5 मार्क्स का। साथ में आप लोग का और करके भी देगा, मतलब जिसकी 7 में से कोई भी 5 करिए, 7 में से कोई भी 5 करिए और 5 में से कोई भी 3 करिए, तो उसमें एडिशनल करके भी और करके भी रहेगा। तो उसमें इसमें सी सेक्शन में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेगा जो कि डेप्रिसिएशन से पूछा जा सकता है, और बी में भी एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेगा जो कि 3 मार्क्स का हो सकता है। तो 5 5 10, 10 और 6, 3 + 3 6, 16 17 18, तो 18 मार्क्स आप इसी चैप्टर से ला सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह से सीख लीजिए। मैं जितने भी थ्योरी है सब और न्यूमेरिकल जितना भी है वो सब आपको आज कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो जैसे कि आप लोग का जो ये डेप्रिसिएशन चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। अगर आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होगा। तो डेप्रिसिएशन का सिंपल सा मतलब इतना सा है कि अगर आपके पास कोई एसेट्स है, मतलब फिक्स एसेट है, उसकी वैल्यू में कमी आ रहा है कोई भी कारण से। कारण भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कारण हो सकता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं कि मैं एक मोबाइल लेके आया दुकान से 15,000 रुपये का, और उसको मैंने 1 साल पूरा यूज़ किया और उसके बाद में उसको अगर बेचने जाऊंगा तो क्या मुझे वही मोबाइल 15,000 रुपये में बेच पाऊंगा? क्या मैं नहीं बेच पाऊंगा ना? क्यों नहीं? क्योंकि उसको मैंने यूज़ किया 1 साल तक, इसीलिए उसके वैल्यू में कमी आ गया, इसीलिए अब मैं उसको 15,000 में नहीं बेच सकता। अब अगर वो बिकेगा तो वही कुछ मान लीजिए 10,000 में बिकेगा, है ना? तो ये मैंने 1 साल यूज़ किया, तो यूज़ करने पर डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, और किससे लग सकता है? पासेज ऑफ टाइम, टाइम के पास होने पे। मान लो अगर मैं 1 साल उसको यूज़ किया तो अगर मैं 2 साल यूज़ करता तो और ज़्यादा डेप्रिसिएशन लग जाता, है ना? और क्या हो सकता है? और हो सकता है कि अगर वो मोबाइल मेरे से गलती से मान लो टूट गया, ठीक है, थोड़ा सा कहीं से क्रैक आ गया, कुछ आ गया, तो उस कारण से भी उसका वैल्यू में कमी आ जाएगा। ठीक है, मुझे इतना रुपये नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए, क्योंकि वो बोलेगा कि इसमें तो देखिए यहाँ पर स्क्रैच हो रखा है या फिर टूटा हुआ है, तो इस वजह से हम आपको इतना रुपये नहीं देंगे, थोड़ा कम रुपये देंगे, तो उसकी वजह से भी लगा। और क्या कारण हो सकता है कि मार्केट में कोई नया और उससे अच्छा मोबाइल आ गया जो कि कम कीमत में है, तो कम कीमत में उस मोबाइल के होने के कारण इस मोबाइल का वैल्यू में भी कमी आ सकता है। ठीक है, और क्या कारण हो सकता है? और मार्केट वैल्यू, मान लीजिए कोई और मोबाइल है, वो इस प्राइस के हिसाब से उस प्राइस से कम में दे रहा है, तो इसका प्राइस वैसे भी कम करना पड़ेगा, तब जाके ये वाला मोबाइल भी बिकेगा, नहीं तो ये मोबाइल नहीं बिक पाएगा, है ना? तो ये सब कारण है। तो चलिए अब मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या कॉजेज हो सकते थे, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर हम लोग यूज करने को ही कहते हैं। ठीक है, तो अगर किसी चीज को यूज करते हैं तो उसको यूजिंग कह लीजिए या फिर वियर एंड टीयर कह लीजिए। ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है? पासेज ऑफ टाइम, टाइम का पास होना, कि हम लोग अगर उस चीज को ज्यादा टाइम तक यूज कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है? फॉल इन द मार्केट वैल्यू, मार्केट में उस चीज का वैल्यू कम हो गया है, इस वजह से उसमें डेप्रिसिएशन लग जाएगा। ठीक है, एक्सीडेंट, अगर वो चीज आपका टूट गया है या खराब हो गया, स्क्रैच आ गया, कुछ हो गया है, तो उस कारण से भी आप लोग का उसमें डेप्रिसिएशन लग जाएगा। ड्यू टू इन्वेंशन एंड फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी, अगर उसमें उससे ज़्यादा अच्छा कोई टेक्नोलॉजी आ गया है तो सब लोग उसको खरीदेंगे, इसको तो उस रेट में खरीदेंगे नहीं, इसको अगर खरीदना है तो उन लोग को इसका कम पैसा में खरीदना पड़ेगा, है ना? तो इसीलिए कंपनी को उस चीज़ का रेट कम करना पड़ेगा तभी वो बिकेगा, नहीं तो उससे अच्छा तो टेक्नोलॉजी आ चुका है तो उसको तो कोई खरीदेगा नहीं, तो इसीलिए इस वजह से उसमें डेप्रिसिएशन लगे। ठीक है, तो ये सब कारण है डेप्रिसिएशन लगने का। तो आपके एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, और क्या? डेफिनेशन पूछ सकता है, तो डेफिनेशन को समझते हैं। डेप्रिसिएशन मीन्स ए ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ ए फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में
वैल्यू में कमी आना, ठीक है, किस कारण से, ड्यू टू वियर एंड टीयर, सेम यही चीज़, ठीक है। उसको यूज़ करने पे आप इसको वियर एंड टीयर कहिए या फिर इसीलिए मैंने यहाँ पर और लिख दिया है, या फिर यूजिंग अप कहिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। यूज़ करने पे डेप्रिसिएशन लग जाता है और एक्सीडेंट होने पे अगर वो चीज़ थोड़ा सा टूट गया है तो उस पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा। पासेज ऑफ टाइम, टाइम के ज़्यादा पास होने से भी उसमें डेप्रिसिएशन लग जाएगा। और परमानेंट फॉल इन द मार्केट वैल्यू, मार्केट में उस एसेट्स का जो वैल्यू है वो अब कम हो चुका है, इस वजह से भी उसमें डेप्रिसिएशन लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। तो अगर आपसे इसका डेफिनेशन पूछे डेप्रिसिएशन का तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये और ये क्लियर हो गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन, देखिए हम लोग डेप्रिसिएशन वर्ड का यूज़ सिर्फ फिक्स एसेट में करेंगे और किसी चीज़ में नहीं, ठीक है। जैसे कि डेप्रिसिएशन का यूज़ हम लोग सिर्फ फिक्स एसेट में ही करते हैं। फिक्स एसेट में क्या क्या आ गया, मशीन आ गई, फर्नीचर आ गया, बिल्डिंग आ गई, और गाड़ी ये सब भी, ट्रक ये सब भी, वो सब भी आ सकता है, ठीक है। और एक और फिक्स एसेट होता है लैंड, ज़मीन, उसको उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं, सिर्फ एक उसी चीज़ में हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि ज़मीन का जो वैल्यू है वो हर साल तो इंक्रीज होता ही रहता है ना, तो उसमें डेप्रिसिएशन नहीं आता है, ठीक है। और डिप्लेशन वर्ड का यूज़ हम लोग वेस्टिंग एसेट्स में करेंगे, ठीक है। अब वेस्टिंग एसेट क्या क्या हो गया, ऑयल हो गया, कोल हो गया, ईटीसी, ये सब हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ में हम लोग डिप्लेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। इन चीज़ों में हम लोग डेप्रिसिएशन वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। डेप्रिसिएशन वर्ड सिर्फ फिक्स एसेट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और एमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल एसेट के लिए यूज होता है। इनटेंजिबल एसेट क्या होता है, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, जिसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कि पेटेंट हो गया, गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ठीक है। ये सब के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि किस चीज़ के लिए क्या वर्ड हम लोग को यूज़ करना होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग का लास्ट बचा है नीड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का हम लोग को क्या जरूरत पड़ता है, हम लोग उसको क्यों चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन को, ठीक है। तो पहला कारण है टू फाइंड आउट द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम लोग बिल्कुल सही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को पता कर पाए, इसीलिए, ठीक है, कि हम लोग कितने का सामान हम लोग बनाए हैं अभी तक, ये चीज़ को सही से बता पाएँ, ठीक है। टू एसरटेन द करेक्ट P&L, P&L का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और हम लोग प्रॉफिट और लॉस भी सही तरीका से बता पाएँ। टू शो द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, और हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन भी सही तरीका से बता पाएँ, दिखा पाए कि हाँ हम लोग का जो फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग जो हम लोग का बिजनेस है उसमें हम लोग का एसेट्स कितना है, लायबिलिटी कितना है, ये चीज़ को बताने के लिए होता है, ठीक है। टू प्रोवाइड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, एसेट को रिप्लेस करने के लिए भी हम लोग इसको चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। अगर किसी एसेट्स का अभी जो प्राइस है वो 10,000 रुपीज़ है, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे उसको हम लोग चेंज करना ही पड़ेगा, वो तो कभी ना कभी तो ख़राब हो गई, तो उसका एक रेट फिक्स किया जाता है कि हर साल हम लोग 1,000 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन लगा देंगे, तो 10 साल में वो उसको हटाना पड़ जाएगा, है ना। तो वही उस टाइम हम लोग समझ पाएंगे कि अब इसका टाइम आ चुका है इसको रिप्लेस करने का, है ना। तो उसीलिए इसको टू प्रोवाइड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, इस चीज़ से हम लोग एसेट को रिप्लेस भी कर सकते हैं, वो हम लोग को पता चल जाता है, ठीक है। टू अवेल ऑफ टैक्स रिलीफ, और हम लोग इस चीज़ से टैक्स रिलीफ भी कर सकते हैं। टैक्स रिलीफ का मतलब क्या हुआ, इस चीज़ से कैसे टैक्स रिलीफ होगा, मतलब कि अगर हम लोग के पास जितना भी प्रॉपर्टी होगा उस चीज़ पे हम लोग को टैक्स देना पड़ता है, तो हम लोग का जो मशीन है अगर उसका वैल्यू धीरे धीरे कम होते जा रहा है तो जितने का वैल्यू है उतने पे ही टैक्स देंगे। तो हर साल अगर हम लोग अपने मशीन पे अगर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा, तो हम लोग को जो टैक्स है वो कम देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग को उससे टैक्स रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा, आप ये सब को लिख लीजिए, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। और भी कुछ है क्वेश्चंस, तो पहले मैं उसको लिख लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, फिर आपको थ्योरी करवा देता हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस और है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब कि हम लोग को बताना है कि डेप्रिसिएशन का विशेषताएं क्या होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं, वो हम लोग को बताना है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आपको उसमें लिखना क्या है, देखिए, डेप्रिसिएशन डिनोट ए ग्रेजुअल परमानेंट एंड कंटिन्यूअस फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट एक्सेप्ट लैंड। लैंड को छोड़ के बाकी जितने भी हम लोग का फिक्स एसेट होता है उसके वैल्यू में कमी आना। कमी
के कारण क्या क्या हो सकते हैं वो सब तो मैंने आपको बता दिया है ना। चलिए तो सेकंड देखते हैं। सेकंड कह रहा है डेप्रिसिएशन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। डेप्रिसिएशन हम लोग को चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, हम लोग को ये चार्ज करना ही करना है, डेप्रिसिएशन लगाना ही लगाना है, ठीक है। थर्ड नंबर, डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। जो डेप्रिसिएशन है वो नॉन कैश एक्सपेंस है, मतलब खर्चा है लेकिन हम लोग पैसों में उसको खर्चा नहीं करते, ठीक है। फिक्स एसेट के वैल्यू में कमी आ जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नॉन कैश एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन, ठीक है। फोर्थ नंबर है द टर्म डेप्रिसिएशन इज यूज्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट। जो डेप्रिसिएशन वर्ड का हम लोग यूज करते हैं वो सिर्फ फिक्स एसेट पे ही यूज करते हैं, ठीक है, और वो टेंजिबल होने चाहिए, ठीक है। 5 नंबर, देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो कि मैंने आपको कारण बताया था कि इस कारण से डेप्रिसिएशन हो सकता है, ठीक है। 6 नंबर, डेप्रिसिएशन इज मस्ट इट ऑलवेज टेक प्लेस। डेप्रिसिएशन हम लोग को जरूर लगाना ही लगाना होता है, ठीक है, ये जरूरी होता है। 7, इट इज ऑलवेज कंप्यूटेड इन ए सिस्टमैटिक मैनर। और इसको कैलकुलेट किया जाता है डेप्रिसिएशन को एक मतलब मेथड से। अगर जैसे कि इसमें मेथड होता है कैलकुलेट करने का, तो अगर कोई कंपनी इस मेथड से उसको डेप्रिसिएशन निकाल रहा है तो उसको उसी मेथड से निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं कभी इस मेथड से कभी उस मेथड से, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो लास्ट वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि उसको सिस्टमैटिक मैनर से कैलकुलेट करना होता है डेप्रिसिएशन को, ठीक है। चलिए तो ये आपको लिखना होगा, ये आ सकता है आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये थ्योरी हो गया। और क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को क्या अफेक्ट करती है, मतलब क्या क्या कारण हो सकता है, मतलब क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है हम लोग को अगर हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो, ठीक है। क्या क्या चीज़ को देखना होता है, तो क्या क्या चीज़ को देखना होता है, कॉस्ट ऑफ द एसेट, एसेट का कॉस्ट कितना है वो देखना होता है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, और जो एसेट है उसको हम लोग एस्टिमेट करते हैं, मानते हैं कि ये जो एसेट है ये 5 साल चलेगा कि 6 साल चलेगा कि 10 साल चलेगा, हम लोग पहले से उस चीज़ को सोच के रखते हैं, मान के रखते हैं, ठीक है। और क्या, स्क्रैप वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट। स्क्रैप वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू दोनों का कहना सेम है, बस नाम अलग अलग है, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान लो हम लोग कोई एसेट खरीदे, उसको हम लोग 5 साल तक यूज़ किए, 5 साल के बाद वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है तो हम लोग को उसको बेचना पड़ेगा। तो वही उस टाइम जब बेचते हैं हम लोग उसको मतलब किसी कबाड़ में बेच दिए तो उस चीज़ को हम लोग स्क्रैप वैल्यू कहते हैं, ठीक है, कि किस वैल्यू में वो बिक रहा है उसको स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। मान लीजिए किसी कबाड़ी वाली को दे दिए तो कबाड़ी वाले कुछ तो पैसा देगा ना, तो वही जो पैसा है उसको स्क्रैप वैल्यू कहते हैं, ठीक है। और यही सेम इसका दूसरा नाम है, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ एसेट जो है उसको हम लोग निकालते कैसे हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट को कैसे निकालते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ आ जाता है, कॉस्ट ऑफ परचेज। मान लो कि हम लोग कोई मशीन को खरीदने के गए, वो मशीन बहुत बड़ा था, ठीक है, तो हम लोग उसको खरीदने के लिए गए, तो उसको खरीदे हम लोग, मान लेते हैं कि 1 लाख में उसको हम लोग खरीदे, ठीक है। उसके बाद फ्राइट चार्ज लग जाता है, मतलब ट्रांसपोर्ट चार्ज। मान लीजिए कि अगर उसको लाने में, इतना बड़ा मशीन है, हम लोग उसको लेके आएंगे तो कुछ तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगेगा। तो मान लीजिए 1 लाख का खरीदे थे और 5,000 रुपये हम लोग उसको लाने में लग गया, ठीक है। और प्लस जब उसको हम लोग यहाँ पे लेके आए तो उसको इंस्टॉल भी करना पड़ा, मतलब उसको लगाना पड़ा, उसको मतलब अलग अलग पार्ट्स में थे, उसको एक पार्ट्स में उस जगह पे लगाना पड़ा, तो उस पर भी हम लोग का 5,000 रुपये खर्चा हो गया, ठीक है। तो 1 लाख का मशीन था, 5,000 रुपये लग गया ट्रांसपोर्ट का, 5,000 रुपये लग गया इंस्टॉलेशन का, तो टोटल कितना हो गया, 1,10,000। तो वो जो 1,10,000 है ना, वो हम लोग के एसेट्स का कॉस्ट होगा, ठीक है। तो अगर आपके क्वेश्चन में आएगा तो अगर ये अलग अलग दिया होगा तो सबको जोड़ के उसके बाद उसका अमाउंट लिखिएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग और इससे आगे करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग डेप्रिसिएशन के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बता देता हूँ कि डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। तो डेप्रिसिएशन निकालने का 2 फॉर्मूला है। पहले फॉर्मूला में अगर आपको क्वेश्चन में रेट गिवन हो तो हम लोग ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर क्वेश्चन में रेट ना गिवन हो और गिवन क्या क्या हो, स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड लाइफ, ये सब अगर गिवन हो तो हम लोग को ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगाना होता है, ठीक है। फर्स्ट वाले फॉर्मूला में क्या है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट का कितना कॉस्ट हुआ वो, रेट जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा वो, इनटू मंथ, अगर मंथ में बताना है तो मंथ, और अगर डेज में बताना है तो डेज, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन में अगर आपके आएगा तो मैं ये वाली चीज़ करवा दूंगा आपको, ठीक है। वैसे तो ये ईयर में ही होता है, ठीक है, पर अगर मंथ में हुआ तो मंथ में निकालना पड़ता है, अगर डेज में हुआ तो डेज में निकालना पड़ता है, ठीक है।
और सेकंड वाला भी आप समझ ही गए होंगे, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देना होता है और डिवाइड करना होता है एस्टिमेटेड लाइफ। एस्टिमेटेड लाइफ क्या होता है कि जो हम लोग का एसेट है उसका लाइफ कितने दिन का हम लोग मान के रखें, ठीक है, कितने मान लीजिए साल का मान के रखें, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन को करते हैं तो आपको सब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर में पूछा है ए मशीन वॉज परचेज फॉर 1 लाख, एक मशीन को खरीदा गया 1 लाख में, डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 20% पर एनम, और उस मशीन में हम लोग डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं 20% का पर एनम, मतलब एक साल में 20% का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, जो मशीन का कॉस्ट है उस पे फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, तो उस मशीन में एक साल में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा वो पूछा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसमें तो रेट गिवन है ना, रेट तो इसमें गिवन है, तो हम लोग ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एसेट, तो एसेट का कॉस्ट कितना है 1 लाख, तो यहाँ पर मैं 1 लाख लिख दूंगा इनटू, ठीक है, और क्या रेट बाय 100, तो रेट कितना है 20%, तो 20%, ठीक है, इनटू, और कितने साल का पूछा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, मतलब एक साल में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा वो पूछा है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट और 1 0 से 1 0 कट, तो 10,000 इंटू 2 ये हो गया 20,000, ठीक है, मतलब एक साल में हम लोग को कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 20,000 डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें क्या पूछा है, ए मशीन वॉज परचेज फॉर 1 लाख, एक मशीन को 1 लाख में खरीदा गया, इट्स एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू इज 10,000, और उस मशीन का जो स्क्रैप वैल्यू है वो हम लोग मान के रखे हैं कि अगर जब इसका टाइम खत्म हो जाएगा इस मशीन का, तो उसको हम लोग 10,000 में बेच देंगे, कबाड़ में बेच देंगे या फिर किसी को भी दे देंगे 10,000 में, ठीक है। एंड एक्सपेक्टेड वर्किंग लाइफ इज 10 ईयर, और उस मशीन को मतलब इस मशीन को हम लोग 10 साल यूज करेंगे। फाइंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी रिटर्न ऑफ ईयरली, एक साल में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा वो हम लोग को इस क्वेश्चन में निकालना है। तो ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो दिया हुआ नहीं है, तो रेट नहीं दिया है, तो हम लोग ये सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सेकंड वाला फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए था, स्क्रैप वैल्यू चाहिए था, एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ चाहिए था, तो वो सब हम लोग को गिवन है, तो बस डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट का कॉस्ट कितना है 1 लाख, तो 1 लाख कर देंगे, और माइनस स्क्रैप वैल्यू, तो स्क्रैप वैल्यू कितना है 10,000, तो यहाँ पर 10,000 बाय एस्टिमेटेड लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ इसमें कितना देर का, एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ इज 10 ईयर, 10 साल दिया हुआ है, तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो आएगा 90,000 बाय 10, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9,000, तो ₹9,000। तो ईयरली डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा, यहाँ पर आप लिख दीजिए ईयरली डेप्रिसिएशन जो हम लोग का लगेगा वो लगेगा 9,000 पर एनम, ठीक है। हर साल 9,000 का हम लोग को डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, तो 10 साल के बाद हम लोग उसको 10,000 रुपये में बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा 2 क्वेश्चन। इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको कर लीजिए, मैं आपको कल यही चीज़ के आगे में जो बड़े बड़े क्वेश्चंस है जिसको सॉल्व करने में दिक्कत होता है वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो और भी अगर कोई भी डाउट अगर आपको होगा ना तो वो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, इसमें देख लीजिए, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।